नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आज आपके समक्ष राजनय का जो विकास हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पूर्व में हमने जाना कि राजनय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके साधन क्या है, इसके कार्य क्या हैं। आज हम राजनय का जो विकास हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजनय जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक आचरण या यूँ कहें कि एक संबंध स्थापित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो संबंध दो राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के बीच अपने अपने राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने की दृष्टि से किए जाते हैं। इन संबंधों की जो शुरुआत है वो शुरुआत कैसे हुई, आखिरकार राजनय जो है वो कैसे उपस्थित हुआ, इसका उदय कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। अगर हम भारतीय पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाते हुए राजनय की उपस्थिति को देखें तो हम महर्षि नारद की भूमिका को राजनयिक के रूप में देख सकते हैं कि किस तरह वह अपनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे। तो आखिरकार राजनय वह तरीका है जिससे एक व्यक्ति अपनी जो बात है वो दूसरे तक पहुंचाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इसका अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जब से राज्यों ने व्यवस्थित रूप से शासन करना प्रारंभ किया है तब से उन्हें अपनी बात दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होती रही है और वो व्यक्ति राजनय के माध्यम से या राजनयिक के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते थे। हम नारद के अलावा प्राचीन भारतीय संदर्भों में जो दूत प्रणाली थी उस दूत प्रणाली को राजनय के रूप में देख सकते हैं। प्राय जब एक राज्य को अपनी बात दूसरे राज्य के राजा तक पहुंचानी होती थी तो वो दूत को भेजा करते थे और दूत जो है वो उस राज्य में जाकर अपने राजा की बात संबंधित राजा के समक्ष रखता था। हनुमान जी का उदाहरण इसमें हमारे सामने है। जब रावण सीता को चुरा कर ले गए तो राम जी ने हनुमान जी को रावण के यहाँ दूत के रूप में भेजा और उन्होंने रावण से आग्रह किया कि वो सीता को छोड़ दें। तो इस तरीके से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में दूत व्यवस्था विद्यमान थी और वहीं से हम ये मान सकते हैं कि राजनय जो है वो कोई आधुनिक समय का कोई उपकरण नहीं है, यह प्राचीन समय से इसका उपयोग होता रहा है। अगर हम थोड़ा और आगे चलें और 15वीं सदी के वेनिस गणराज्य के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पर भी हमें दूतावास जैसी व्यवस्था दिखलाई देती है। एक विद्वान हैं प्रोफेसर ओपेनहीम, उन्होंने राजनय के
संदर्भ में ये विचार रखा है कि पुरातन काल में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसी विधि का पता नहीं था। राजदूत की विशेष रक्षा की जाती थी तथा उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये उन्हें किसी विधि के कारण नहीं वरन धर्म के कारण प्राप्त थे और राजदूतों को अनतिक्रम्य माना जाता था। अनतिक्रम्य का मतलब है कि राजदूत का वध नहीं किया जाता। तात्पर्य ये है कि चूँकि राजदूत जो है वो अपने राजा की बात सामने वाले राजा के समक्ष या शासक के समक्ष रख रहा है, तो यह एक तरीके से उसकी जो स्थिति है वो अवध की होती है, उसको मारा नहीं जा सकता, उसे कुछ विशेष अधिकार मिलते थे। तो प्राचीन समय से ही ये बात चली आ रही है कि जो राजदूत होगा उसे दूसरे राज्य में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसके कुछ विशेष अधिकार होंगे और उन विशेष अधिकारों की रक्षा जिस देश में वह जाता है उसके प्रमुख के द्वारा की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूतों के संदर्भ में, राजदूतों के संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत बाद में इन्हीं प्राचीन जो परंपराएं थी उनके आधार पर निर्मित हुए। खैर, हमारा जो आज का मुख्य विषय है वह है राजनय का विकास। राजनय जो है वह दो भाग या राजनय का जो संचालन है वो दो तरीके से होता है। एक है राजनयिक आचार और दूसरा है राजनयिक सिद्धांत। राजनयिक आचार यानी डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस वो तरीका है जिसके माध्यम से एक राजदूत अपने व्यवहार के माध्यम से अपनी बात दूसरे राज्य के समक्ष रखता है। वो जिस भाषा का उपयोग करता है, जिस शालीनता का वो उपयोग करता है, जिस आचरण का वो उपयोग करता है, वो सब राजनयिक आचार में शामिल होते हैं। राजनय का जो दूसरा पक्ष है वह है राजनयिक सिद्धांत। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राजनय के कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर राजनयिक अपने कार्य को करता है, अपने कार्य को अंजाम देता है। तो सिद्धांत राजनय में उपस्थित रहते हैं। कोई भी आचरण राजनयिक सिद्धांतों के प्रकाश में ही उपयोग में लाए जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनयिक आचारों से राजनयिक सिद्धांतों का क्लेवर जो है बढ़ता है। क्लेवर का मतलब उसका विस्तार होता है। इसी प्रकार से राजनयिक सिद्धांतों से राजनयिकों के आचार को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिलता है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से काम करता है, उस सिद्धांत के आधार पर उसे प्रेरणा मिलती है, उसको मार्गदर्शन मिलता है कि उसे किन आधारों पर अपनी बात, किस ढंग से अपनी बात संबंधित शासक के समक्ष, संबंधित राष्ट्राध्यक्ष के समक्ष रखनी है। तो ये दोनों जो है राजनय के विविध महत्वपूर्ण पक्ष हैं और इन दोनों पक्षों के आधार पर राजनय जो है क्रियाशील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनयिक जो सिद्धांत है या जो राजनय है उसका विकास कैसे हुआ। तो जो विद्वान है वो इसके विकास क्रम को कुछ भागों में बांटकर बताने की कोशिश करते हैं। पहला उन्होंने जो कालक्रम निर्धारित किया है वो 1476 से 1475 तक के काल के संदर्भ में वो बात करते हैं और इस काल के बारे में वो कहते हैं कि इस काल में राजनयिक क्रियाएं तो हुई लेकिन उनका जो स्वरूप था वो पूर्ण रूपेण असंगठित था। यानी एक व्यवस्थित राजनयिक प्रणाली इस काल में उन्हें दिखाई नहीं देती है। यानी 476 से 1475 ईस्वी तक राष्ट्रों के बीच राजनयिक संबंध तो रहे परंतु उन राजनयिक संबंधों में किसी भी प्रकार के संगठित
सिद्धांतों का या किसी भी प्रकार से संगठित जो प्रणाली है, राजनयिक प्रणाली है, उसका प्रचलन नहीं रहा। दूसरा कार्यकाल है 1476 से 1914 तक का काल। इस काल के बारे में कहा जाता है कि ये काल जो है वो, चूँकि हम जानते हैं कि वैश्विक राजनीति में 1914 तक यूरोपियन प्रभुत्व की स्थिति रही। यूरोप के जो देश थे वो पूरे विश्व पर उनका आधिपत्य रहा, और पूरा जो राजनयिक सिद्धांत है वो यूरोपियन राज व्यवस्था के इर्द गिर्द ही हमें दिखाई देता है। तो जो राजनयिक सिद्धांतों का जो निर्माण हुआ वो यूरोप की राज्य व्यवस्था की नीति के अनुसार ही हुआ। यानी यूरोप में जो कुछ राजनीतिक सिद्धांत बने हुए थे उनके अनुसार ही राजनयिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ। उसके बाद जो तीसरा कार्यकाल है 1914 से वर्तमान तक का काल, इस काल में राजनयिक जो गतिविधियां हैं उनमें हम बहुत विस्तार पाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो बहुत बदल जाता है। 1914 के बाद हम जानते हैं कि किस तरह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से हमें जूझना पड़ा, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अवस्थाएं आई जिसमें हम ये मानते हैं कि औपनिवेशिक साम्राज्यवाद समाप्त होता है, नए राष्ट्रों का उदय होता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बहुत सारे नए नवस्वतंत्र राष्ट्र जो हैं पैदा होते हैं। इन राष्ट्रों को अपनी विदेश नीतियों का निर्माण करना था, और साथ ही साथ अपनी जो स्वतंत्रताएं थी उनको भी सुरक्षित रखना था। तो ऐसे काल में हम देखते हैं कि जो राजनय है वो बहुआयामी हो जाता है। वुड्रो विल्सन ने अपनी घोषणा में कहा था कि संसार में प्रजातंत्र का उदय हो रहा है। इस कारण से जो राजनय, आने वाला जो राजनय है वो प्रजातंत्रात्मक ही रहेगा। यानी हम ये भी मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये माना गया कि संसार में जो है वो लोकतंत्र विजयी हो गया है, तानाशाही सत्ताएं जो हैं पराजित हो गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली, जर्मनी और जापान जो है वो ऐसे देश रह गए थे जो तानाशाही शासन प्रणाली को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, और लोकतांत्रिक देश अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जो लोकतांत्रिक देश थे उन्होंने धुरी राष्ट्रों को हरा दिया था। तो ये माना गया कि अब विश्व में लोकतंत्र का उदय हो गया है, तो आने वाले समय में राजनयिक जो वार्ताएं हैं या राजनयिक जो सिद्धांत हैं वो प्रजातंत्रात्मक दृष्टि से विकसित होंगे। तो राजनय में तंत्रात्मक सिद्धांतों का जो समावेश है वो हम 1914 के बाद की परिस्थितियों से मान सकते हैं। इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय कानून की चर्चा की जाने लगी। राजनीतिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रभाव बढ़ा। हुगो ग्रोशियस जो कि एक विधि शास्त्री थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी द लॉ ऑफ वार एंड पीस। इस किताब के माध्यम से उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून के मान्य सिद्धांत जो है विकसित किए, और वो मान्य सिद्धांत जो हैं वो राजनय के अंग बन गए। तो इस तरीके से आधुनिक समय में राजनय जो है वो बहुआयामी है, केवल यूरोप तक सीमित नहीं है, अपितु एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी राजनयिक क्रियाकलापों से संबंधित हो गए हैं। तो अब हमें राजनय के इन सारे पक्षों, इन सारे ये सारे जो देश हैं उनकी व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए राजनय का हमको अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे ढंग से राजनीतिक सिद्धांतों के विकास को समझने के लिए हम इसे कुछ कालों में
विभाजित करके देखते हैं। इसके पूर्ण अध्ययन के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये जो है राजनीतिक व्यवस्था में आया। हम ये जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अनेकों सिद्धांतों का निर्माण यूनान के जो राज्य थे, नगर राज्य थे, उनकी शासन व्यवस्थाओं से हुआ है। तो राजनीति की शुरुआत भी सामान्यतः यह माना जाता है कि यूनानी नगर राज्यों से ही प्रारंभ हुई। यूनानी नगर राज्यों में एक व्यवस्था जिसे सम्मेलन कहा जाता था, और उन सम्मेलनों का जो अंग्रेजी नाम था वह नाम था अम्फिकटियानिक। ये सम्मेलन जो हैं एक तरीके की क्षेत्रीय परिषदें थीं, और इन क्षेत्रीय परिषदों में राष्ट्र जो है अपने पारस्परिक संबंधों का, पारस्परिक समस्याओं का समाधान किया करते थे। यानी नगर राज्यों के बीच कोई समस्याएं उत्पन्न होती थी तो उन समस्याओं के निदान के लिए एक सम्मेलन का आयोजन होता था, और उस सम्मेलन में जो नगर राज्य एकत्रित होते थे उनके बीच में व्यापक विचार विमर्श होता था, और नगर राज्यों के बीच में उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता था। ये जो क्षेत्रीय सम्मेलन होते, उनका अपना एक सचिवालय होता था, और उनके कुछ कार्य जो हैं निर्धारित होते, क्योंकि उस समय जीवन से संबंधित बहुत सारे विषय या बहुत सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई थी। मनुष्य का जो जीवन था वो एक सामान्य जो सभ्य नागरिक के रूप में वो अपना जीवन जी सके, इस रूप में नगर राज्यों की व्यवस्थाएं चलती थी। तो उनके जो विषय थे, जीवन से संबंधित विषय थे, वो भी कुछ सीमित विषय हुआ करते थे। जैसे उनका उस सम्मेलन में किस तरीके की बातों पर चर्चा होती थी। एक तो पवित्र स्थानों एवं कोषों की रक्षा करने से संबंधित, तीर्थ यात्रियों के आगमन से संबंधित सुविधाएं उन्हें प्रदान करने के बारे में चर्चा होती थी, या अन्य कोई राजनीतिक मामलों में विचार विमर्श होता था, और उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कुछ बात तय की जाती थी। तो इन सम्मेलनों में जो राज्य शामिल होते थे उन राज्यों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। ऐसे विशेषाधिकारों में ये माना जाता था कि जो राज्य इस सम्मेलन से जुड़े हुए हैं उन्हें किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि शांति और युद्ध काल में कोई भी सदस्य राष्ट्र जो सम्मेलन से जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ किसी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी होगी, नहीं कर सकते थे जो कि उसको नष्ट करने से संबंधित हो। और साथ ही साथ यह भी बात तय थी कि उन राज्यों के जो जनपरक साधन थे उन साधनों में भी किसी प्रकार की कोई भी राष्ट्र रुकावट नहीं डालेगा। दूसरी बात, यदि कोई राष्ट्र राज्य इस समझौते के विरुद्ध कार्य करता था तो शेष सदस्य उस राज्य के शत्रु बन जाते थे। तो इस तरीके से शत्रु बनने के साथ ही उसे दंडित भी करने का अधिकार रखते थे, और साथ ही साथ उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा भी कर दी जाती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यूनानी नगर राज्यों में जब क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई। ठीक है, अब इस तरीके से कुछ सामान्य अंतर्राष्ट्रीय हित जो है वो राजनयिक सिद्धांतों में समाविष्ट होने लगे कि भाई वार्ताकार जब वार्ता की जा रही है तब इस प्रकार का कोई संघर्ष, कोई आपसी जो है तनाव की स्थिति पैदा नहीं होगी, और यदि कोई राष्ट्र इस प्रकार की स्थिति पैदा करेगा तो सम्मेलन से जुड़े हुए अन्य राष्ट्र उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। तो कुछ राजनयिक सिद्धांतों का निर्माण हम यूनानी काल के अंदर
हम देखते हैं कि वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। परंतु ये जो परिषदें थीं, ये जो सम्मेलन थे, वो पूर्णतः सफल नहीं हो सके। इनकी जो है स्थायी व्यवस्था नहीं बन सकी, क्योंकि इन परिषदों में कुछ कमियां थीं, इन सम्मेलनों में कुछ कमियां थीं। ये कमियां क्या थी? सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि ये परिषदें सर्वव्यापी नहीं थी। तात्पर्य ये है कि इसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण राज्य थे यूनान के, वो इसके सदस्य नहीं रहे। तो जब कोई सम्मेलन सर्वव्यापी नहीं हो, कोई परिषद सर्वव्यापी नहीं हो, तो उसकी प्रभावशीलता भी घट जाती है। हालांकि प्रयोग के रूप में इसका प्रचलन होता रहा, परंतु ये ज़्यादा सफल नहीं हो सकी। तो उसके पीछे पहला कारण क्या था कि इन परिषदों में जो महत्वपूर्ण राज्य थे वो शामिल नहीं थे। दूसरी बात, इस सम्मेलन में या इन परिषदों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने निर्णय को पालन करने के लिए किसी राज्य को बाध्य कर सके। जब इस तरीके की स्थिति थी तो सामान्यतः सम्मेलन के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे, उन निर्णय की पालना करवाना भी आवश्यक होता था। परंतु चूंकि इनके पास इस तरीके की बाध्यकारी शक्ति नहीं थी कि सम्मेलन के द्वारा लिए गए निर्णय की दूसरे राज्यों के द्वारा पालना आवश्यक रूप से की जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सम्मेलनों का, ऐसी परिषदों का असफल होना स्वाभाविक था। तो इस तरीके से ये परिषदें प्रचलन में तो रही, परंतु ये सफल नहीं हो सकी। इसी प्रकार का राजनीति के विकास के संदर्भ में जो अन्य विकास है, वो हम पंच निर्णय के माध्यम से देखते हैं। यूनानी नगर राज्यों में एक और प्रथा का प्रचलन था, जिसे पंच निर्णय के नाम से जाना जाता है। हालांकि पंच निर्णय आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज भी महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी जो शुरुआत है वो यूनानी नगर राज्यों से ही मानी जाती है। पंच निर्णय एक ऐसी स्थिति थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने के लिए कुछ राष्ट्रों के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं तय की जाती थी और शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से विवादों को हल करने का प्रयास किया जाता था। और जो राज्य पंच निर्णय के लिए तैयार रहता था, उसे दोषी कहना विधि विरुद्ध माना जाता था। यानी कि दो राष्ट्रों के बीच या कुछ राष्ट्रों के बीच कोई विवाद हुआ, तो उस विवाद को समाप्त करने की दिशा में पंच निर्णय को वैधता देना, पंच निर्णय को मानना किसी राज्य विशेष के लिए एक अच्छी स्थिति थी, क्योंकि ऐसे राज्य को दोषी नहीं ठहराया जाता था। इस प्रकार के अभ्यास ने यूनानी राज्यों में राजनयिक सिद्धांतों को विकसित करने की एक परंपरा शुरू हुई। परंतु ये व्यवस्था भी यूनानी राज्यों में जो पंच निर्णय की व्यवस्था थी, वो भी पूर्णतः सफल नहीं हो सकी, क्योंकि पंच निर्णय के द्वारा जो निर्णय ले लिया जाता था, उस निर्णय को लागू करवाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि इस व्यवस्था में भी ये देखा गया यूनानी नगर राज्यों में कि पंच निर्णय के द्वारा लिए गए निर्णय को राज्यों के द्वारा नहीं माना गया। तो इस तरीके से पंच निर्णय की व्यवस्था तो थी, परंतु वो भी प्रभावशाली नहीं रह पाई। और इस प्रकार राजनयिक सिद्धांतों की शुरुआत तो हुई, परंतु प्रचलित व्यवस्था जो है वो और आगे नहीं बढ़ सकी। तो यूनानी नगर राज्यों में राजनयिक सिद्धांत जो है पूर्ण रूप धारण नहीं कर सका, और धीरे धीरे राजनयिक सिद्धांतों का विकास जो है अवरुद्ध हो गया। जैसा कि हमें पता है कि सिकंदर जो है महान शासक के रूप में जाना जाता है, तो उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण यूनानी नगर राज्यों के बीच जो शांतिपूर्ण सहयोग या सद्भाव पैदा हो रहा था,
उसकी जगह आक्रामक और भावनात्मक प्रभुत्व को स्थापित कर दिया और धीरे धीरे नगर राज्यों से राजनयिक सिद्धांतों के विकास की जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई और सहयोग की जगह पराधीनता तथा नगर राज्यों की स्वतंत्रताओं की समाप्ति की स्थिति प्रारंभ हो गई और राजनयिक सिद्धांत जो है वो पूर्णतः विकसित नहीं हो सका। कल हम रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो राजनयिक सिद्धांतों का विकास हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।